हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कितने फॉर्म पढ़ लिए हमने अभी तक? कुछ याद है आप लोगों को? कौन कौन से फॉर्म पढ़े हैं हम लोग? 4 फॉर्म पढ़ लिए। अच्छा जी, ठीक है। तो चारों फॉर्म में आपको बता देता हूँ एक बार। पहला क्या था आपका? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये चारों फॉर्म जो थे वो स्लोप इंटरसेप्ट थे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तीसरा क्या था आपका? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और चौथा क्या था आपका? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बिल्कुल। इंटरसेप्ट फॉर्म 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट एंड स्लोप, 2 पॉइंट एंड स्लोप, एंड दिस इज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक है। ये 4 फॉर्म हमने पढ़े। ये 4 टाइप के इक्वेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के। आज मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और पैरामीट्रिक फॉर्म। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इनकी जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म आपका जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल पे उससे क्वेश्चन कम आते हैं। नॉर्मल फॉर्म हमारा स्कूल लेवल पे यूज होता है, ज्यादातर लोकस वाले प्रॉब्लम्स में इनको यूज करते हैं। सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, ये मेरी लाइन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ए जीरो हो गया और ये जीरो बी हो गया। तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर इसका इक्वेशन तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कोई शक, कोई सवाल, कोई परेशानी किसी को? तो बताओ। ठीक है, ये तो होना चाहिए। अब अगर मान लो मैं ओरिजिन से, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस लाइन के ऊपर, राइट। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, ये ओ है ओरिजिन बी, और इसको हमने बोल दिया लेट अस से दिस पॉइंट इज एम, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, ये मेरे को नोन है कि ये पी है, और ये एंगल नोन है कि भैया ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री, राइट। ये एंगल आपका अल्फा है। अब अगर आप ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल ओ एम बी में, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल अल्फा हुआ, ठीक है, ये लेंथ आपका ए हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये अल्फा के साथ वाली जो लाइन होगी वो बेस होगी, तो अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं तो कॉस अल्फा आपका कितना हो जाएगा? बताओ। पी बाई ए, या ए कितना हो जाएगा? पी बाई कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये अल्फा होगा, ठीक है। अब ये लेंथ जो है आपकी बी है, ठीक है। अगर मैं देखूं ट्रायंगल ओ एम ए में, राइट, मैं निकालता हूं साइन अल्फा, ठीक है। सपोज करो ये एंगल अल्फा है, तो ये उसके सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई, तो पी, और ये बी क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया, तो पी बाई बी। तो बी क्या हो गया आपका? पी बाई साइन अल्फा। अब आपको पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी का इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे को मालूम है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई पी बाई कॉस अल्फा प्लस वाई बाई पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स कॉस अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इज इक्वल टू 1। या लिख सकते हो आप एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हो गया आपका, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है, राइट। तो हो गए 5। कितने फॉर्म हो गए अब कुल मिलाकर के? 5, राइट।
कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक तो बताओ। सबको समझ में आया ये नॉर्मल फॉर्म? ओके, इसके बाद अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा समझते हैं कि सपोज करो मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो इसका एंगल है जो बनेगा, स्लोप जो बनेगा, ये थीटा है, राइट। अब मैंने अगर मान लो दो पॉइंट लिए इस पे, सपोज करो मैं बोलूं ये x1 y1 है, और ये मेरा xy, राइट। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इस स्लोप को ट्रांसफर करोगे, ठीक है, ये आपका हो गया x1, ये आपका डिस्टेंस हो गया x, ठीक है। ये एक काम करते हैं हम लोग, इस नीचे वाले पॉइंट को हम लोग x1 y1 लेते हैं, ऊपर वाले को हम लोग xy लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया x1 और ये आपका पॉइंट हो गया x। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। x माइनस x1। मैं लिखे ओ जा रहा सॉरी, हूँ, y सब माइनस सब y1। मैं लिखे भी जा रहा हूँ और सब सुने भी जा रहे हैं ना, सब सो रहे हैं क्लास में। कहाँ गलती है, जल्दी बताओ। सिर्फ y माइनस y1। सब सो रहे हो सब। वाई क्या डायरेक्शन खींच के मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ और सब प्यार से सुन रहे हैं। ये y1 हो गया, ठीक है, ये y हो गया, तो ये y माइनस y1 हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करो, ये ओरिजिन है। देखो लाइन का हम लोग को कोई रेफरेंस नहीं पता, बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। लाइन का खाली मेरे को स्लोप पता है, थीटा पता है मतलब, ठीक है। और एक मेरे को पॉइंट पता चल गया x1 y1 लाइन के ऊपर, राइट। जनरल पॉइंट हमने कोई भी r डिस्टेंस आगे ले लिया, एक्स वाई मेरा जो है जनरल पॉइंट है, r डिस्टेंस आगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये डिस्टेंस आपका हो गया x, ये डिस्टेंस आपका हो गया x1, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस x1, राइट। और आपका स्लोप तो थीटा सेम ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूं, जो ऊपर छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है साइन थीटा, तो वो कितना हो जाएगा y माइनस y1 बाई, y माइनस y1 बाई r। अगर मैं cos थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 बाई r। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r, और y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो इन जनरल जो मेरा एक इक्वेशन आ गई कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो ये जनरल पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ना बहुत काम की चीज है, ठीक है, बहुत काम की चीज है। मैं आपको पहले बताऊं, इसका यूज ऐसे नहीं समझ में आता, हमें इसका यूज समझ में आता है जब हम कोनिक्स के जो हायर लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, या सर्कल के जो हम हायर लेवल
की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ओरिजिन शिफ्टिंग में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसका बहुत यूज है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि पैरामीट्रिक फॉर्म जो है आपका, आर बेटा डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का, ठीक है, आर डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, अभी आर डिस्टेंस थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, ये सर्कल है। अब सपोज करो मैं बोलता हूँ यार सर्कल का रेडियस 5 है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स वाई है, ठीक है, सर्कल का सेंटर मेरा एक्स वाई है, और ये रेडियस है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। तो आप इस डायमीटर की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हो इस पैरामीट्रिक फॉर्म से, या आप ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर x है तो x प्लस 5 cos थीटा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x माइनस 5 cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, y प्लस 5 sin थीटा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y माइनस 5 sin थीटा। तो जो कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग वाला काम होता है ना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो इससे हम लोग करते हैं, उसका यूज यहाँ पे होता है। इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने में ये बहुत मतलब ये फॉर्म आपका ज्यादा यूज नहीं होता है, कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग में इसको ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। हायर लेवल जेई लेवल के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग में, राइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के जितने भी फॉर्म थे वो हमने सारे फॉर्म देख लिए। अब देखते हैं थोड़े क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म से हो सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा फॉर्म है, आप खुद दिमाग लगाओगे और सोचोगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज और कर लेते हैं, ठीक है। अब इतने सारे जब हम लोग फॉर्म कर लिए, अलग अलग तरीके के फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म अलग हो गया, ठीक है, आपका सिंगल पॉइंट एंड स्लोप नोन है तो फॉर्म अलग हो गया, आपका 2 पॉइंट नोन है स्ट्रेट लाइन पे तो उसका फॉर्म अलग हो गया, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का फॉर्म अलग हो गया, नॉर्मल फॉर्म अलग हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, 5 फॉर्म हो गया, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है किसी को? ax plus by plus c equals 0. और उससे भी पहले आप मुझे ये बताओ कि जनरल इक्वेशन निकालने की जरूरत क्या है। व्हाई डू वी नीड जनरल इक्वेशन, हर चीज का जनरल इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, सर्कल का जनरल इक्वेशन करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, क्यों डिफाइन, क्यों पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार ये बताओ मेरे को, क्यों पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जरूरत क्या है पढ़ने की, क्या कर लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इसमें का स्लोप क्या होगा, ठीक है, जनरल इक्वेशन दिया आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा इसमें स्लोप क्या होगा। अब प्रियांश बिल्कुल सही चीज पूछी तुमने, जरूरत क्या है यार, क्यों पढ़ क्यों देखो, कोई भी ऐसी दो चीज जो एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट है ना, जैसे कि हम लोग क्या दो चीज की बात कर सकते हैं,
डिमांड एंड सप्लाई, लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, मेरे को उसका एक ट्रेंड पता होना चाहिए, राइट, मेरे को उसका एक ट्रेंड पता होना चाहिए। तो कहीं पे भी जहां पे लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स है, डिमांड भी मेरा वेरिएबल है, सप्लाई भी मेरी वेरिएबल है, तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब हम उसे प्लॉट करेंगे, रियल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, तो वो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्राफ को ईज आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी चीज बनी कि भैया ठीक है, हम सारे सारे कर्व इसमें सिंप्लीफाई होते हैं। अभी 11th के लेवल पे आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक कर्व्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आगे जाओगे कॉलेज में जाओगे तो और नए नए कर्व्स आपको सिखाई जाएंगे और हर कर्व का इक्वेशन पता चलेगा। फिर बाद में पता चलेगा कि यार ये कर्व जो है ना, जो अभी आप एक्स वाई के फॉर्म में पढ़ रहे हो, वो एक्चुअली कैलकुलस का फॉर्म है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आया। तो आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ जाएगा, डिफरेंशिएशन से जुड़ जाएगा, ये समझो, फिलहाल के डेट में इतना समझो, डिफरेंशिएशन से जुड़ जाएगा। तो हर इक्वेशन एक फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? y इज डिपेंडिंग ऑन x। दो वेरिएबल ही तो, ए बी सी तो आपका कांस्टेंट है ना, ए बी सी तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ नंबर होंगे। वेरिएबल क्या है? x और y है। तो दो वेरिएबल मतलब एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो उसका हमने अलग अलग शेप दिया। अभी इनिशियल स्टेज आप क्लास 11th के लेवल पे एकदम स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ठीक है, सर्कल, ये बेसिक शेप से आप चालू कर रहे हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप आगे के नए शेप सीखते जाओगे। तो हर एक शेप का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को देखते ही बता सकते हो यार ये शेप होगा इसका, राइट। तो जैसे कि आपको मिल गया ए एक्स प्लस बी वाई, अगर लीनियर है रिलेशन, लीनियर मतलब एक्स की पावर भी वन वाई की पावर भी वन, तो ये स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप हम कैसे निकालेंगे? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई ए। इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो मैं ये c कैपिटल C लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों c अलग हैं, ठीक है। तो स्लोप आपको पता है क्या हो गया, कंपेयर कर लो। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ए बाई बी। तो आपका ये स्लोप आ गया, ठीक है। राइट, ये हो गया आपका स्लोप। और इंटरसेप्ट कितना हो गया? ठीक है, तो आप कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस सी बाई ए। दिस इज इंटरसेप्ट। जरूरी नहीं है, ये भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि टू लाइंस आर पैरेलल, सर कौन वो सी दो लाइन को आप पैरेलल बोलोगे? कौन सी कंडीशन सेम होनी चाहिए पैरेलल होने के लिए? स्लोप सेम होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल बाय द वे? दो चीजें पैरेलल है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे स्टेटमेंट में? लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, और दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं लाइन विच इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी दो लाइन है, ठीक है, जो पैरेलल है, तो उसका मतलब क्या है दो लाइन पैरेलल होने का? कि भैया इनके बीच का ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इनका एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन सेम होना चाहिए। तो क्या पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? इट शुड हैव सेम स्लोप, इट शुड हैव सेम स्लोप, ठीक है। मतलब m1 इज इक्वल टू m2, राइट। क्लियर है यहां तक? सर वो जो कांस्टेंट है वो माइनस सी अपॉन बी होगा ना।
बी से डिवाइड किया था क्या? हाँ, सी बाई बी हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड का टाइम देना मुझे, इस डिस्कशन को जरा सा हम लोग कंप्लीट ही करें। हाँ, तो हाँ प्रियांश बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये इट विल नॉट बी हैविंग कॉमन सॉल्यूशन, उस पर मैं आ ही रहा था, उस पर अब हम लोग बात करते हैं। अब देखो, आपको ये दो लाइंस मिल गई, ठीक है। ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली लाइन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -a1/b1। ठीक है, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -a2/b2। ठीक है, और स्लोप इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब -a1/b1 मस्ट बी इक्वल टू -a2/b2, या a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2। तो ये सेम स्लोप की कंडीशन आ गई। अगर आपको जहां ये दिख जाए कि भाई ये रेशियो सेम है, आप तुरंत बोल सकते हो मेरी लाइंस आर पैरेलल। याद करो, क्लास 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग में आपने क्या पढ़ा था कि अगर a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 हो, ठीक है, तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं? अगर मान लो a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? 0, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, वो पैरेलल लाइन की कंडीशन है ना। ये चीज आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में आप जो पढ़ रहे थे आप स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे थे, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन। लेकिन अगर a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू c1/c2 भी हो जाए, तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये क्या हो जाएगा? सेम लाइन की इक्वेशन हो गई यार। ठीक है, ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन मिलेगी, आप एक के ऊपर एक आ जाएगी। तो आप क्या पढ़ते थे इस केस में? सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं हमारे? इनफाइनाइट होते हैं, होंगे ही इनफाइनाइट। दोनों के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे, आपको पता है एक लाइन के ऊपर इंफिनिटी पॉइंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब सारे पॉइंट कोइंसिडेंटल हैं, सारे पॉइंट सेम है। तो यही तो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, राइट? बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब एक और चीज मैं इसमें आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर आपको दो लाइन दी हुई है तो कैसे चेक करना है। तो आप दोनों के x का, आपको ना यहाँ पे लाइन की इक्वेशन, आप दोनों के जो x का कोफिशिएंट है उनका रेशियो, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये भी तो लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू c1/c2। ये हो गया तो सेम लाइन हो गई आपकी। और अगर आपका आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तो ये हो गया तो आपकी पैरेलल लाइन आ गई, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो आपको बोलता है कि यार फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको पता है मेरे को इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, a1x प्लस b1y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। मतलब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम रहेगा भाई, ठीक है। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, खाली कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। खाली कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। समझ में आ रही है बात? बोलो। थोड़ा सा अब जैसे मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं, ये ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें हम इसमें क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में, लेकिन एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 passing through 1 1, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है किसकी, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y प्लस लैम्बडा। 3x प्लस 4y, एक्स और y के कोफिशिएंट मत चेंज करना, ना बीच का साइन चेंज करना है, कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही लिखो। 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये पास किससे कर रहा है, 1 1 से कर रहा है, इस पे 1 1 पुट कर दो, 1 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -7। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 4y -7 इज इक्वल टू 0। ये हो गई लाइन। पैरेलल लाइन के केस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्वेश्चन क्या होता है, आपको पैरेलल लाइन में बस ये चीज ध्यान रखनी। अब वो लैम्डा निकालने के लिए ना आपको एक एडिशनल कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए आपको एक सिचुएशन वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, जिसको रख के आप लैम्डा निकाल सकते हो, बाकी सब सेम रहेगा पैरेलल लाइन में, ठीक है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपको सेम रखने। अब आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन पे। देखो वैसे तो आपको परपेंडिकुलर एक लाइन आपको पता है और उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लो ये एक लाइन है और आपने दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर रखी, ठीक है, ये 90 डिग्री। सपोज ये L1 है, ये L2, दो लाइन। L1 की जो इक्वेशन है वो है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और L2 की जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L1 का स्लोप हो जाएगा m1, कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, -a1 बाई b1। इसका स्लोप हो गया m2, कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, -a2 बाई b2, ठीक है, राइट। अब क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी क्या होता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी क्या होता है आपका, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो -a1 बाई b1 -a2 बाई b2 इज इक्वल टू -1, राइट। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया आपका, a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2।
या आपका आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। यानी दोनों का x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, दोनों के y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ये है आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इन जनरल फॉर्म। ठीक है। पैरेलल में क्या होगा? इनका रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/2। परपेंडिकुलरिटी में क्या आ रहा है? a1 a2 प्लस b1 b2 को अगर आप करोगे तो आपको 0 मिलना चाहिए। 0 मिल रहा है मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। समझ में आ रही बात? नोट करते जा रहे हो? आगे बढ़ूं? अब देखो, देखते हैं हम लोग फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। आपको एक लाइन पता है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपको एक दूसरी लाइन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया? m1 कितना हो गया आपका? ठीक है, -a1/b1, राइट। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। तो m2 इंटू -a1/b1 इज इक्वल टू -1। तो m2 आपका हो गया b1/a1, राइट। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। c क्या होता है यहां पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना। इंटरसेप्ट है मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। तो अब यहां स्लोप का फॉर्म रख दो, तो y इज इक्वल टू b1/a1 x प्लस c। तो क्या हो गया? ये a1y इज इक्वल टू b1x प्लस सॉरी a1 इंटू सी। यार ये a1 भी मेरा एक कांस्टेंट है, एक नंबर होगा, c भी मेरा नंबर होगा, कुल मिला के एक कांस्टेंट ही आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं b1x माइनस a1y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई। ये आपकी ओरिजिनल लाइन थी। ठीक है। अब आप देखो क्या होता है, अगर आपको कोई लाइन दिया है तो आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? पहले देखो क्या है, जो x का कोफिशिएंट है a1 वो y पे लगा दो, जो y का कोफिशिएंट है b1 वो x पे लगा दो, और बीच के प्लस साइन को साइन चेंज कर दो। अगर माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट को हटा के लैम्डा लिख दो। ठीक है, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 1 1। ठीक है, तो 3x प्लस 4y प्लस 5 का परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी? आपकी लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होनी चाहिए? 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा। यस, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
जो y वाला कोफिशिएंट है उसको x में डालो, x वाले को y में डालो, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये जो नई लाइन आई है ये 1 1 से पास कर रही है, ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू 1 1। तो रख दो यहाँ वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। राइट, अब पुट कर दो, क्या होगा, 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये पार्ट सबको? तो लाइन के जितने भी फॉर्मेट्स हैं आपके, वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, नहीं हमने सिचुएशन क्यों शिफ्ट स्विच किया, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल बताता हूँ। देखो वही मैंने पहले प्रूफ करके दिखाया ना कि वो हमने नहीं किया, वो होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता कि यार, जैसे यही क्वेश्चन देखो, जरूरी नहीं कि आप इस मेथड को फॉलो करो, ठीक है। 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो आप क्या करते? आप पहले इसका स्लोप निकालते, ठीक है ना, यही तो काम करते हैं ना। मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखाता हूँ फटाफट। 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आप इसका स्लोप निकालते, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? अभी सब फटाफट आपको आना चाहिए स्लोप निकालना ना, -3/4, यही तो होगा। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 4/3, m1 m2 -1 से। और वो लाइन किससे पास कर रही है? 1 1 से पास कर रही है ना, यही तो दिया हुआ है। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स x माइनस 1। ये आ गई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। सॉल्व करो, कितना आएगा आपका? 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो आ रहा है। देखो ऑटोमेटिकली स्विच हो रहे हैं ना वो। यही चीज मैंने आपको A1 B1 में प्रूफ करके दिखाई कि तरीका यही है, पहले जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकालो, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो, फिर उसके आगे जो कंडीशन दी हुई है उसको अप्लाई करो। राइट, तरीका यही है। तो यहां पे तो देखो आपके लिए इजी था ये क्वेश्चन, तो मैं दूसरे मेथड से बनाऊं तब भी बड़ा इजीली बनता है, लेकिन हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो जब हमने इसको निकाल के देखा प्रैक्टिकली, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखूं, तो सिर्फ आपका जो y वाला कोफिशिएंट है वो x पे आ जाता है, x वाला कोफिशिएंट y पे चला जाता है, ठीक है। y वाला कोफिशिएंट x पे आ जाता है, x वाला कोफिशिएंट y पे चला जाता है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। राइट, तो बस वही काम हम लोग कर रहे हैं। जो मेरे को इक्वेशन पता थी 3x प्लस 4y 5, मैंने दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज किए, बीच के प्लस साइन को माइनस बनाया, कांस्टेंट की जगह लैम्डा लिखा, और उसके बाद जो मेरे को कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को उसमें पुट कर दी। क्लियर है? चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। Find the equation of the straight line whose intercept on x-axis and y-axis are respectively twice and thrice of those of 3x plus 4y is equal to 12. सबसे पहले तो आप बनाओ 3x plus 4y is equal to 12।
उसके बाद इसको 12 से डिवाइड करो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता चल गया, पहले तो जो गिवन लाइन है उसका इंटरसेप्ट पता चल गया कि भैया x पे 4 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट मेरा 4 0 और ये कोऑर्डिनेट मेरा 0 3 है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज ट्वाइस, तो ये 4 का क्या हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा। एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज थ्राइस, तो ये 0 3 का क्या हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। राइट, अब ये नया कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ये आ गई कहीं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x/8 प्लस y/9 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 72। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं हम लोग। है ना, बोलो कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्पेशली जो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन आपके 11th क्लास में आपके क्वेश्चन बन करके आएंगे इससे। राइट, और कंपटीशन के लिए आपके आगे कंपटीशन में यूजुअली स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो जो आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, तो स्ट्रेट लाइन के ये सारे कॉन्सेप्ट फटाफट यूज होते रहेंगे हर जगह। ये स्लोप, इंटरसेप्ट, ये सब फॉर्मेट हर जगह यूज होना है आपका। उसके बाद जब आप क्लास 12th में जाओगे, फंक्शंस पढ़ोगे, वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं कर्व्स का हम लोग यूज करते हैं। सर्कल, कोनिक सेक्शन तुरंत पहचानने आना चाहिए, कोनिक की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये यहां से पास करता है। उसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे क्लास 12th में। 11th में एक हल्का सा आपको झलक दिखाया है 3D की, बेसिक 3D क्लास 12th में, वेक्टर 3D। वहां देखोगे आपका, अगेन हम लोग वहां 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, 3 डायमेंशन में प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। हाँ, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, एक्स को 9 रख लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखो ये मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है भैया ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट है आपका ऐसा, एक लाइन इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो आप इसको पहले ना x बाई ए प्लस वाई बाई बी वाले फॉर्मेट में लिखना है हमको। तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब इसको सबको माइनस सी से डिवाइड करो। हाँ, लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, ये x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल गया, माइनस सी बाई ए 0। ये कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल गया, 0 माइनस सी बाई बी। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई 2a माइनस सी बाई 2b, और ये 0 0। अब इसकी इक्वेशन आपको निकालना है ना। तो इसका स्लोप कितना हो गया, m, क्या हो जाएगा, y बाई एक्स माइनस सी बाई 2b अपॉन माइनस सी बाई 2a। ठीक है, ये कैंसिल, c से c कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा a बाई बी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम मतलब a बाई बी एक्स। तो क्या हो गया, ये बी वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग बना रहे हैं।
समझ में आ रहा है सबको कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ इसकी ऑलरेडी मैंने डीपीपी ऐप पे डाली हुई है, ठीक है। अगर आप उसका प्रिंट लेके बैठोगे और उतने ही क्वेश्चन अगर आप सिर्फ कर लोगे, स्कूल में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये सबको क्लियर है क्या? आप लोग को मैंने पिछली बार भी बोला था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग पूरी बना सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं फटाफट आप शुरू हो जाओ उस पर बिना दिमाग लगाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find the equation of the straight line which passes through the origin and trisect intercept of line 3x plus 4y plus 12 between the axes. इसको बनाया, ठीक है। 3x plus 4y is equal to 12, तो x by 4 plus y by 3 is equal to 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 4 0 और ये हो गया 0 3, ठीक है। अब ट्राइसेक्ट मतलब आपको ना 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। याद करो ट्राइसेक्ट वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ट्राइसेक्ट वाली मैंने कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट का, इसको मैं सपोज दे देता हूं सी, इसको दे देता हूं डी, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? बिना पेन पेपर यूज किए आपको बताना है सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। फोर बाई थ्री। 4/3, वेरी गुड। 6/3 2। ठीक है, देखो अगर ना समझ में आ रहा तो बताता हूँ। ये बी है आपका 0 3, आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका 4 0 और रेशियो क्या है आपका 2:1, ट्राइसेक्ट है ना, तो आप सी का निकाल सकते हो बड़े आराम से। सपोज करो ये एच के है तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू 2 × 0 प्लस 1 × 4 बाई 1 + 2, ठीक है। और के तो कितना कर हो जाएगा ये 4/3, और के निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 × 4, सॉरी 1 × 0 प्लस 2 × 3 बाई 1 + 2, मतलब 6/3, मतलब 2 हो गया ये आपका। तो ये कोऑर्डिनेट 4/3 2 आ गया। सिमिलरली इसका भी निकाल लो डी का। अब डी का कोऑर्डिनेट बताओ जरा बिना पेन पेपर यूज किए। फोर एंड 3/2। 1। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्स 8/3 8/3। हाँ एक्स 8/3, वाई 1 हो जाएगा। अब यही चीज आप दोबारा कर लो के लिए। देखो ये सब थोड़ा सा ना फटाफट आपको करना बेटा सीखना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना वैसे आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जो कोऑर्डिनेट निकालना है वो किसका निकालना है? अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना है नीचे वाले पॉइंट का, यानी कि इस डी पॉइंट का, ठीक है। तो डी पॉइंट को एच के ले लो आप। तो अब ये रेशियो ऊपर से 2 नीचे से 1 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 4 + 1 × 0/3, यानी 8/3। और के कितना हो जाएगा आपका 2 × 0 1 × 3/3, मतलब 3/3, मतलब 1, राइट। अब तो इजी है आपके लिए। अब आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है? ओसी की इक्वेशन निकलेगी एक, तो ओसी की इक्वेशन का स्लोप कितना हो जाएगा
जब भी 0 0 के साथ स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस कर दो सीधे सीधे, 2/4/3, तो ये हो गया 6/4, मतलब 3/2, इसका स्लोप आ गया। तो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू 3/2x, मतलब 2y इज इक्वल टू 3x। अब आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है, आपको इक्वेशन निकालनी है OD की। तो अगेन देखो क्या हो जाएगा, स्लोप कितना होगा, y डिवाइडेड बाई एक्स, दूसरा पॉइंट तो ओरिजिन ही, तो 1/8/3, मतलब 3/8, तो y इज इक्वल टू mx, तो मतलब y इज इक्वल टू 3/8x, तो 8y इज इक्वल टू 3x। दो इक्वेशन होंगी। ट्राइसेक्ट कर रहा है तो एक चीज तुरंत ही समझ जाना कि मेरे पास दो इक्वेशन आने वाली है, दो इक्वेशन के लिए आपको सॉल्व, ये समझ में आ गया सबको। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंटरसेप्ट निकालने में, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती है, ऐसा कोई है? जैसे हम लोग, अब मैंने बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करो तो उसमें दिक्कत हो रही है, ईमानदारी से बताओ। सेक्शन फॉर्मूला लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिना पेन पेपर के वर्बली करो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, ईमानदारी से हाथ उठाओ। सारे लोग कर ले रहे हैं इजीली, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं, अनन्या तो फिर भी ठीक है, उसमें आपका उतना इश्यू नहीं है, ठीक है। ये सीखना है, देखो इसमें ना अभी बताने में, हाँ, नहीं बट ये जाना है, ये जाना है प्रियांश, अनन्या और सारे लोग, ठीक है। पता कंपटीशन की मेरे को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं एग्जाम दे रहा था, या मैंने जो अच्छे, जो जितने भी अच्छे टीचर्स हैं एक जमाने में, आपको भी पता है आज की डेट में इंजीनियरिंग के लिए जो लोग पढ़ा रहे हैं वो खुद इंजीनियर्स हैं, तो खुद एग्जाम में कभी ना कभी IIT सेलेक्ट हुए हैं। तो आप किसी से भी पूछना कि यार शॉर्टकट क्या होता है, सब आपको एक ही जवाब देंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद से लेकर के आंसर तक जो फास्ट चला जाए वही शॉर्टकट है, सेलेक्ट वही होता है। और कॉन्सेप्ट समझने में IIT फर्स्ट रैंक वाले को भी आज उतनी ही दिक्कत हो रही होगी जितनी आपको हो रही है, लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तो जो दिमाग के अंदर हमारे कैलकुलेशंस होते हैं वो उनके थोड़े फास्ट होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये फास्ट हो नहीं सकते, बस थोड़ा फोकस की जरूरत होती है, ये बड़े फास्ट हो जाते हैं कैलकुलेशन। तो ये चीजें आपका टाइम सेवर है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आपको ये इक्वेशंस बता रहा हूं, ये अभी आप एज अ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के लेवल पे क्वेश्चन है। कंपटीशन के लेवल पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बड़े क्वेश्चन के बीच में आएगा। तो कैलकुलेशन में कई क्लासेस में मैं बोल चुका हूं, कैलकुलेशन पार्ट पे काम करो, चैलेंज करो अपने। और कैलकुलेशन पार्ट पे काम करने का मतलब ये नहीं कि अलग से बैठ के मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी सीखो। जब क्वेश्चन करते हैं ना तो अपने आप को चैलेंज करो कि मैं इसको कम स्टेप में कर सकता हूं क्या, क्या मैं ये कैलकुलेशन अपने दिमाग के अंदर कर सकता हूं, कितने कैलकुलेशन में दिमाग में रख सकता हूं एक साथ। बस आपको हर दिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा अपने आप को चैलेंज करने की जरूरत है। और मेरी बात मानो, आपको विद इन 2 से 3 मंथ इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, राइट। समझ में आ रही बात सबको?